देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब कभी भी मुझे कारखाने से छूटने में देरी हो जाती थी तो मैं भवानी स्टेशन के प्लेटफार्म 3 से आरोही एक्सप्रेस ही पकड़ता था, जो मुझे 20 मिनट के अंतराल में दहनसा उतार देती थी। ऐसे एक रोज़ काम के ओवरलोड होने के चलते कारखाने से छूटते छूटते मुझे काफ़ी देरी हो गई। तो ऐसे में एक बार फिर मैं पहुंचा भवानी स्टेशन। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रात के 1 बजने को ही थे। आनन फानन में मैंने टिकट लिया और सरपट दौड़ा प्लेटफार्म 3 की ओर, जहां लगी हुई ट्रेन चलने का हॉर्न दे रही थी। खैर, मैं भागते दौड़ते ट्रेन को प्लेटफार्म छोड़ने से पहले ही ट्रेन में चढ़ गया। अभी मैं ट्रेन की बोगी में अपने बैठने के लिए सीट की तलाशी कर रहा था कि तभी पीछे से कोई मेरे से इतनी ज़ोर से टकराया कि मैं नीचे गिर पड़ा। इससे पहले कि मैं उठता कि मेरे ऊपर किताबों की बरसात हो गई, और जब वो किताबों की बरसात थमी तो मैंने देखा कि एक लड़का जिसकी उम्र यहीं कोई 15 साल की होगी, अपने कान पकड़े माफ़ी मांगता हुआ बोला, भैया मुझे माफ़ कर दो, वो गलती हो गई मुझसे, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब। जिस पर मैंने उस लड़के से कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से उठकर आगे बढ़ गया, और वो लड़का अपनी बिखरी किताबें समेटने लगा। फिर इसी बीच मुझे एक खाली सीट भी मिल गई और मैं बैठ गया। अभी मैं उस सीट पर बैठा ही था कि मैंने नोटिस किया कि उस लड़के को अपनी बिखरी किताबों को उठाने में दिक्कत हो रही है। और जब मैंने गौर से देखा तो मैंने पाया कि उसका एक हाथ और एक पैर उसके काबू में नहीं है। दरअसल उसका उल्टा हाथ और पैर दोनों ही रह रह के छिटक जा रहे थे, जिस वजह से वो ना तो किताबें उठा पा रहा था और ना ही खुद उठ पा रहा था। उसकी ये दशा देखकर मैं उसकी मदद के लिए उसके पास गया, और सहारा देने के लिए जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वैसे ही वो मेरा हाथ झटकते बोला, आप मुझे छुओ मत, मैं ठीक हूँ। और फिर अपनी जेब में कुछ टटोलने लगा। जेब को टटोलता देख मुझे लगा कि शायद वो अपनी दवाई निकाल रहा है, पर जब उसने अपनी उस जेब से एक गुड़िया निकाली तो मैं वो गुड़िया देखकर एक कदम पीछे हट गया। दरअसल वो गुड़िया दिखने में बहुत ही अजीब और बड़ी डरावनी थी। उस गुड़िया के दोनों आंखों में लाल कीले गड़ी हुई थी, और तो और उस गुड़िया के हाथ और पैरों पर सुइयां गड़ी हुई थी। अभी मैं अपनी फटी नज़रों से उस गुड़िया को ही देख रहा था कि इतने में उस लड़के ने अपनी दूसरी जेब से कुछ और सुइयां निकाली और उस गुड़िया के उल्टे हाथ पैर में घुसाने की कोशिश करने लगा, पर वो चाहकर भी उन सुइयों को उस गुड़िया में धंसा नहीं पा रहा था। मानो गुड़िया उसका ही अपना जीता जागता शरीर हो, जिसे वो सुई घुसाते हुए दर्द महसूस हो रहा था, जिसके चलते वो बार बार सुई को गुड़िया के करीब ले जाके पीछे हटा लेता था। उसका ये बदतर हाल देखकर मैंने उसकी मदद करने की भी सोची। अभी मैंने उसकी मदद करने की सोची ही थी कि उस लड़के ने उस इंसानी पुतले के हाथ पैर में सुई धंसा दी। सुई के धंसाते ही वो लड़का एकदम से ठीक हो गया। जहां चंद पहले वो लड़का नीचे ट्रेन के फर्श पर पड़ा हुआ था, तो वहीं अब वो ही लड़का अपने पैरों पर खड़ा नहीं, बल्कि उसके चेहरे के भाव भी एक अलग कहानी बयां कर रहे थे। तभी उस लड़के ने तुरंत नीचे बिखरी किताबों को समेटा और अपने बस्ते में भरने के बाद मेरे पास आया और बोला, भैया आप ये अनोखी किताब लेना चाहेंगे? उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि उस लड़के के ये पूछते ही मैंने उसे हाँ कह दिया। मेरे हाँ कहते उसने मुझे एक किताब थमाते हुए बोला, भैया ये किताब 19 रुपए की है। उसके ये कहते ही मैंने तुरंत ही अपनी जेब से 20 का नोट निकाल कर उस लड़के को दे दिया। मेरे 20 रुपये देते ही वो अपना जेब टटोलते बोला, भैया मेरे पास 1 रुपये का छुट्टा नहीं है, फिर कभी दे दूंगा। ये बोलकर अब वो लड़का आगे बढ़ गया, और उसके जाने के बाद मैं उसके बारे में सोचता ही रह गया। खैर 20 मिनट के बाद मेरा भी स्टेशन आ गया और मैं देर रात घर पहुंच गया, जिसके बाद मैं सो गया। चूंकि अगले दिन मेरी छुट्टी थी तो मैं अगले दिन देर से उठा। सुबह उठते वक्त मेरा ध्यान उसी किताब पर गया जो उस लड़के ने मुझे बेची थी, जिस पर लिखा था घरेलू जादू। किताब का शीर्षक पढ़कर मैं सोचने लगा, भला ये कैसी किताब है? घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खे जैसी ये किताब तो सुनी थी, अब ये कौन महाज्ञानी है जो जादू को भी घरेलू बनाने पर तुले हैं। दोस्तों, किताब के शीर्षक ने जिज्ञासा का बीज तो बो ही दिया था। लिहाजा मैं किताब खोलकर पढ़ने के लिए बैठा, और जैसे किताब के पहले पन्ने पर देखा तो उस पर 7 तरह के उपायों का उल्लेख था, जिसमें से पहला उपाय था
निरोगी काया, जिसके अनुसार न केवल गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज संभव था, बल्कि लिखे हुए उपाय को नियम अनुसार पूरा कर दिया जाए तो फिर कभी बीमारी ना होगी। पर जब मैंने इस उपाय के नियमों पर एक निगाह डाली तो मेरी जिज्ञासा थोड़ी और बढ़ गई। दरअसल जो नियम लिखे थे वो बहुत ही अजीब थे। मसलन इस उपाय को करने के लिए एक ऐसे घर की ज़रूरत थी जिसके छत से रात को किसी के धमकने कंकड़ मारने की आवाज़ आती हो, या फिर एक ऐसा घर जिसके छत पर हर अमावस की रात को टूटी हुई कांच की चूड़ी पड़ी मिलती हो। इस पहले कंडीशन के पूरा होने के बाद जो अगला कदम लेना है उसके लिए आपका जिगरा बेहद ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इस नुस्खे यानी कि उपाय का असली भाग अब शुरू होता है, जिसके लिए आपको शुरुआत में ही अपने डर की बलि देनी होगी। मतलब कि इस विधि को करते वक्त आप डरे तो आपका डर ही आपकी जान लिए बिना ही नहीं जाएगा। इस विधि के अनुसार आगे आपको रात के तीसरे पहर के आरंभ से पूर्व आपको एक मर्तबान में सिंदूर घोल के उस पानी से वस्त्रों को बिना उतारे स्नान करना होगा, जिसके पश्चात आपको एक नींबू और एक आईना लेना है। फिर जैसे रात के तीसरे पहर के आरंभ होते ही इन दोनों चीज़ों को लेकर उस छत पर जाना है और छत के बीचों बीच जाके सबसे पहले अपने सारे कपड़े उतार के निर्वस्त्र होना है। फिर उस आईने को वहीं कपड़ों के ऊपर तोड़ना होगा। आईने को कपड़े पर तोड़ते ही आपको जल्दी से उस नींबू को आईने के टुकड़े की मदद से 2 हिस्सों में काट के एक हिस्से को वहीं अपने कपड़े पर रख के दूसरे हिस्से को अपने साथ लेकर फौरन ही नीचे आना होगा, और नीचे आते ही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर सारी बत्ती बुझानी होगी, और फिर घर के एक कोने में बैठकर वो कटे हुए नींबू को सूरज निकलने तक चाटते रहना होगा। अगर इस विधि को डरे बिना अंजाम दे दिया जाए तो फिर आप पूरे जीवन काल में कभी भी किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, और इस तरह आप निरोगी काया के मालिक बन जाएंगे। दोस्तों, ये विधि भले ही पढ़ने में इतनी भयानक ना लगे, पर मेरा यकीन मानिए, आप जैसे इस विधि को करने के लिए ठानेंगे तो वैसे ही आपके धमनियों में उस बहते हुए रक्त का एहसास होने लगेगा, जो बह तो आपके जन्म से रहा है पर उसका एहसास आज तक नहीं हुआ। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस विधि को आजमाने का मन बना लिया था। मैं जिस मकान में किराए पर रहता था वो एक 3 मंजिला मकान था और तीसरे मंजिल पर मेरा कमरा था, और यहाँ भी अक्सर रातों में वैसी ही आवाज़ें आती थी जैसी किताबों में लिखी थी। चूँकि मैं अक्सर देर रात ही घर लौटता था और ऐसे में आते ही नींद के आगोश में इस कदर डूब जाता था कि छत से आ रही धमक और अजीब आवाज़ों का कोई खास फर्क पड़ता ही नहीं था। या यूँ कहूँ कि मैंने कभी भी इन आवाज़ों को इस नज़रिए से लिया ही नहीं, लेकिन अब किताब को पढ़ने के बाद रोमांच के लिए ही सही ये विधि करने की सोची। पर इससे पहले मैं सच में किताब में लिखी विधि को आजमाता तो मैंने पहले ऐसे ही रात के वक्त तीसरे पहर छत का मुआयना करने की सोची, और जैसे ही रात हुई तो तीसरा पहर आरंभ हुआ। वैसे ही छत से धमकने और कंकड़ मारने जैसी आवाज़ें आने लगी। उन आवाज़ों के शुरू होते ही मैं दबे पांव छत पर पहुंचा, पर जब मैं छत पर पहुंचा तो छत पर सिवाय सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि वो धमकने और गिट्टियों की आवाज़ें भी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। एक नज़र अच्छे से चारों तरफ घुमाने के बाद मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि छत पर कुछ भी नहीं है। मैं नीचे अपने कमरे में चला आया और फिर कुछ सोचने के बाद मैंने तय कर लिया कि जैसा कि किताब में लिखा है वैसा ही करूँगा। लिहाजा मैंने अगली सुबह ही विधि के लिए सिंदूर, आईना और नींबू खरीद लाया और बेसब्री से दिन के ढलने की राह ताकने लगा। और जैसे ही नीला आसमान काले आसमान में बदला तो वैसे ही मेरे नसों में खून भनभनाने लगा। ये एक ऐसा एहसास था जिसे मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। खैर, जैसा कि किताब में लिखा था तो मैंने ठीक किताब में लिखे अनुसार पानी में सिंदूर घोला और फिर उस पानी से नहा लिया। और जैसे ही रात के तीसरे पहर ने दस्तक दी तो मैं एक हाथ में नींबू और दूसरे हाथ में आईना लिए छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। अभी मैंने सीढ़ियों पर कदम ही रखा था कि अचानक ही पूरे बदन में चुभन सी होने लगी, मानो हजारों चींटियां मेरे बदन को काट रही हों। इसी पल में समझ चुका था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर शायद यहाँ से पीछे हटना और भी बड़ी गलती होती। ये सोचकर मैंने थोड़ी और हिम्मत जुटाई और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर पहुँचा। छत पर पहुँचते मेरे दोनों कान गुप्त से हो गए, जिस वजह से मेरा सर भारी हो गया।
इस वक्त मैं डर के मारे बुरी तरह से थरथरा रहा था। मैंने बिना वक्त गवाए फौरन ही अपने सारे कपड़े उतारे और उस पर वो आईना फोड़कर नींबू को आईने के टुकड़े की मदद से काटकर अपने उतारे कपड़ों पर रखकर नीचे भाग गया। नीचे कमरे में आते ही मैंने दरवाजा बंद किया और बत्ती बुझा दी और एक कोने में बैठकर नींबू चाटने लगा, ठीक वैसा ही जैसा कि किताब में लिखा था। हालांकि अभी भी मेरा पूरा बदन जोरों से कपकपाए जा रहा था। फिर इसी बीच मुझे एहसास हुआ कि नींबू का स्वाद लगातार बदल रहा है। मसलन शुरू में तो नींबू का स्वाद खट्टा ही था, फिर खट्टे से कड़वा और कड़वे से नमकीन और फिर नमकीन से तीखा और फिर तीखे से मीठा और फिर बाद में कोई स्वाद ही महसूस नहीं हो रहा था। खैर किसी तरह वो भयानक रात बीत गई और फिर सुबह होते ही मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो नीचे से रोने धोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं फौरन ही उठा और नहा धो के नीचे पहुंचा तो जो मैंने देखा वो देखकर तो मैं हैरान ही हो गया। दरअसल वो रोने धोने की आवाज़ नीचे मेरे मकान मालिक के कमरे से आ रही थी। दरअसल मकान मालिक की लाश दरवाजे पर रखी हुई थी और उसके पूरे बदन पर टूटे आईने के टुकड़े धसे हुए थे। उन आईनों के टुकड़ों को देखते मैं भाप गया कि ये मेरे ही चलते हुआ है। ये भापते मैं छत की तरफ दौड़ा ताकि रात को छोड़े कपड़े और नींबू और आईने के टुकड़ों को समेट लूं, इससे पहले कोई और देखे। पर जब मैं भागा भागा छत पर पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था, ना मेरे कपड़े और ना ही आईने के टूटे हुए टुकड़े। खैर उस वक्त मैंने सबसे पहले अपने आप को शांत किया ताकि इस दिमाग के उथल पुथल के चलते मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके कारण लोगों को मेरे करतूत की भनक लग जाए। अपने मन को शांत करने के बाद मैं नीचे पहुंचा जहां अब तक पुलिस आ चुकी थी और पूछताछ में लगी हुई थी। मुझसे भी कुछ सवाल किए जिनका जवाब देने के बाद मैं वहां से अपने दोस्त हृदय के घर चला आया, क्योंकि एक हृदय ही था जो मेरे को समझता था। हृदय से मिलते ही मैंने उसे सारी बात बता दी। दोस्तों उस वक्त हृदय भी मेरी बात सुनकर दंग रह गया। उस वक्त हृदय ने मुझे इस मामले से सब कुछ भूल जाने और चुप्पी बनाए रखने की सलाह दी ताकि कोई नई मुसीबत गले ना पड़ जाए। मैंने भी यही ठीक समझा, पर अंदर से मैं काफ़ी डरा हुआ था और वो डर मेरे चेहरे के उड़े हुए रंगों से साफ साफ पता चल रहा था। हृदय भी मेरी हालत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उसने मुझे अपने परिवार के साथ ही रहने को बोला ताकि मैं अकेले में कोई गलती ना कर बैठूं। खैर मैं हृदय को कोई तकलीफ तो देना नहीं चाहता था, पर जब हृदय की बीवी और बेटी कोमल ने रुकने को बोला तो मैं मना नहीं कर पाया। फिर उसी दिन सूरज ढलने के बाद जब हम सब सो गए तो अचानक ही हृदय की बीवी चीखते हुए बोली, कोमल गायब हो गई है। मैं और हृदय से एकदम से उठे और जब भाभी के पास गए तो हमने देखा कि भाभी हाथ में कोमल के कपड़े लिए रोते हुए हृदय से बोली, देखो ना जी, कोमल कहीं नहीं मिल रही है। और जब मेरी आंख खुली तो कोमल के पहने हुए कपड़े बगल में पड़े हुए थे और वो घर में कहीं नहीं है। यहाँ तक कि घर का दरवाज़ा भी अंदर से बंद ही है। फिर वो कहाँ चली गई? भाभी की बात सुनते मैं हृदय के साथ बाहर निकला कोमल को खोजने के लिए। रात से सुबह हो गई पर कोमल नहीं मिली। अब कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि मकान मालिक और कोमल के साथ जो हुआ उसका मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। पर अब मैं कर भी क्या सकता था। 1 से 2 महीने बीत गए पर कोमल का कोई भी पता नहीं चला। वहीं इन बीते 2 महीनों में मेरे खाने पीने की इच्छा भी ख़त्म सी हो गई, पर इसके बावजूद मैं पहले से कहीं ज़्यादा तंदुरुस्त महसूस कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक रात जब फैक्ट्री से देर रात ट्रेन से मैं घर लौट रहा था कि तभी मेरी मुलाकात उसी लड़के से हो गई जिसने मुझे वो घरेलू जादू वाली किताब दी थी। वो लड़का मुझसे मिलते बोला, तुम्हारा जिगरा मजबूत है। ये बोलकर वो आगे निकल गया। उसके आगे निकलते ही ट्रेन की सभी लाइट बुझ गई और लाइट के बुझते ही ट्रेन भी एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। चूँकि पूरी ट्रेन में अंधेरा था तो ऐसे में मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं कुछ समझ पाता कि मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन की बोगी में गहरी खामोशी पसर गई है, मानो ट्रेन में मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। देखते देखते मैं डर से कपकपाने लगा और जोर से बोला, कोई है कोई यहाँ पर? मेरे कई बार आवाज़ लगाने पर भी वैसे ही खामोशी बनी रही। वहीं अब मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं बिना सोचे सीट से उठा और मैं उस अंधेरे में अंदाजन रोता बिलखता वहाँ से भागने लगा। अभी मैं भाग ही रहा था कि मैं किसी चीज़ से ज़ोर से टकरा गया और टकराते ही मैं नीचे गिर पड़ा। अभी मैं उठने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी ट्रेन की लाइट ब्लिंक करने लगी और उस जलती बुझती रोशनी में जो मैंने देखा उसने मेरी सांसों को कुछ पल के लिए
मेरे हलक में ही जमा दिया। दरअसल मेरे ठीक सामने मेरा मरा हुआ मकान मालिक और उसके ठीक पीछे हृदय की लापता बेटी कोमल खड़ी थी, जिसे देखकर साफ था कि वो भी मर चुकी है। दरअसल कोमल ने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे, साथ ही अब उसका पूरा बदन दूधिया हो गया था और आंखें काली पड़ चुकी थी। वहीं मेरा मरा हुआ मकान मालिक के पूरे शरीर पर बहुत सारे आईने के टूटे हुए टुकड़े धसे हुए थे। अभी मैं अपनी फटी आंखों से उन्हें ही देख रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, आज से ये दोनों तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अब उसके ये कहते ही जैसे मैंने पीछे गर्दन घुमाई तो वैसे ही मेरे चेहरे पर जोरदार तमाचा लगा, जिसके चलते थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग झन्ना गया। और जब मैं नॉर्मल हुआ तो मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ लोग जमा हैं और वो सभी मुझ पर चिल्ला रहे हैं। इससे पहले मैं अपने आप को संभाल पाता कि इसी बीच किसी ने मुझे जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया। गनीमत थी कि जहां उन्होंने मुझे ट्रेन से उतारा था वो डूमा स्टेशन था। अभी मैं अंदर से इतना हताश था कि कुछ भी सूझ ही नहीं रहा था, इसलिए मैं वहीं स्टेशन के प्लेटफार्म पर ही लेट गया। अभी मैं स्टेशन के प्लेटफार्म पर लेटा अपने आप को शांति कर रहा था कि तभी किसी ने आवाज़ देते हुए बोला, ऐसे लेटे रहने से गले पड़ी मुसीबत बिल्कुल भी नहीं टलेगी, अभी तो और लोगों को खाएगा तू। ये सुनते मैं एकदम से उठकर बैठ गया और जब आसपास देखा तो एक बेंच पर एक बाबा कुछ पढ़ते हुए मुझे दिखाई पड़े। मैं फौरन उनके पास गया। इससे पहले मैं उन बाबा से कुछ पूछता कि उन्होंने बोला, तूने भी वही गलती कर दी जो मैंने कई साल पहले करी थी, और जिसका परिणाम ये है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ साथ और भी बहुत लोगों की दर्द से तड़पती आत्माओं को लेकर आज भी भटक रहा हूँ, और अब तू भी मेरी तरह ऐसे ही भटकेगा। अभी वो बाबा अपनी आप बीती सुना रहे थे कि मेरी नज़र उनके हाथों में रखी किताब पर गई, जिस पर लिखा था घरेलू जादू अंक 3। उस किताब पर नज़र पड़ते ही मैंने उन बाबा से हाथ जोड़ते हुए बोला, अब आप ही कोई रास्ता बताओ ना बाबा, इस भूल को सुधारने का। मेरी ये गुजारिश करते ही बाबा बोले, ये भूल सुधारी नहीं जा सकती, पर तू एक कोशिश ज़रूर कर सकता है, जिसके लिए तुझे शमशान में रहना होगा और हर महिला की चिता में तुझे एक नींबू आईना और एक डिब्बी सिंदूर भेंट करनी होगी। जिसके बाद जब वो चिता ठंडी हो जाए तो उस चिता की राख में एक उंगली मिलेगी, और ऐसी 5 उंगली मिलने तक तुम्हें शमशान में ही रहना है, और जब वो 5 उंगलियां मिल जाएं तो मेरे पास चले आना। इतना बोलकर वो बाबा खामोश हो गया और मैं एक बार फिर इस उलझन में पड़ गया कि बाबा की बात माननी चाहिए या नहीं। खैर उस वक्त मैंने अगली ट्रेन पकड़ के घर आने का फैसला किया, पर अगली ट्रेन रात के 3 बजे की थी। ऐसे में मैंने स्टेशन के उस कोने का रुख किया जहाँ थोड़ी चहल पहल थी, मतलब कि अभी वहाँ कुछ लोग थे जो जाग रहे थे। अभी मैं उस ओर ही जा रहा था कि तभी मुझे पीछे से रोने की आवाज़ आई, और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोमल और मरा हुआ मकान मालिक मुझे नजर आए। उन्हें अपने पीछे देखते ही मुझे समझने में देर नहीं लगी कि मुझे बाबा के कहे अनुसार शमशान से वो 5 उंगली लानी होंगी, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लिहाजा मैं उसी वक्त सारी सामग्री लेकर डूमा स्टेशन के करीब एक शमशान घाट पहुंचा और ठीक वैसा ही करने लगा जैसा कि उस बाबा ने बोला था। पर मुझे 2 से 3 महीने होने चले थे, पर अभी तक मुझे किसी चिता की राख में एक भी उंगली नहीं मिली थी। पर एक अच्छी बात ये थी कि अब मुझे कोमल और मेरा मकान मालिक नजर नहीं आते थे। समय गुजरता रहा और तकरीबन 3 महीने बाद मुझे पहली उंगली मिल गई, जिससे मेरा हौसला बढ़ गया, और फिर तकरीबन 3 सालों में मुझे 5 उंगलियां मिल गईं। और जब मैं उन 5 उंगलियों को लेकर डूमा स्टेशन पहुंचा तो वो बाबा नहीं मिले। मैंने उन्हें काफ़ी खोजने की भी कोशिश की, पर वो फिर भी नहीं मिले। और जब काफ़ी लंबा वक्त बीत गया तो मैंने भी उन्हें ढूंढना छोड़ दिया, और उन 5 उंगलियों की माला बनाकर मैंने अपने गले में पहन लिया। तब से फिर कभी कुछ बुराई नहीं हुआ, और आज भी मैं वो उंगलियों की माला पहने जी रहा हूँ। पर अब मैंने ट्रेन से आना जाना ही छोड़ दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।